सामान्य ज्ञान मास्टर वीडियो के लिए ये 16वां भाग होगा और यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ तो आप इस ऐप को डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब राज्यसभा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि राज्यसभा आर्टिकल 249 में है और इसके बारे में बताया गया है कि यह मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है, जो भी मंत्री लोग होते हैं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, तो विश्वास मत राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है, यह लोकसभा में लाया जाता है। अब विश्वास मत मतलब कि सरकार की बात हो रही है, प्रधानमंत्री की बात हो रही है, उस समय की बात है। राज्यसभा में अगर आप देखेंगे तो केवल उपराष्ट्रपति को हटाना होगा, राष्ट्रपति को हटाना होगा, सीजीआई पर कार्रवाई करनी होगी, तब यहाँ पर पहले लाया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार पे कोई कार्रवाई करनी है तो पहले आपको लोकसभा में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो ये बिल्कुल सही है, यही बताया गया है आपको आर्टिकल 249 में। और जब एक ऑप्शन मिल गया तो यही उत्तर होगा इसका। अगला है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में टोटल 550 सीटें हैं, 552 कह सकते हैं, और राज्यसभा में केवल 250 सीटें हैं, लगभग 2 गुने से अधिक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 40 सीटें हैं, तो आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो ये होती हैं यहाँ पे बिहार में 16। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो लोकसभा की सीटें हैं 80 है और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31 है। ठीक है, अब चलिए बताइए तमिलनाडु में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें हैं, यह आप हमें बताएंगे कमेंट करके। ये बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। लोकसभा में एक स्पीकर होते हैं जो कि कार्यों को देखते हैं, क्या चीज़ कैसे होना चाहिए ये सब बताते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन थे, तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, कितनी जगह ये पूछा जा चुका है। गणेश वासुदेव मावलंकर के बारे में आप बस इतना जानिए कि 46-47 के समय और उसके बाद से 52-51 में ये लोकसभा के स्पीकर रहे। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट कहने का क्या मतलब है, जैसे देखिए जब संविधान बन रहा था तो जो भी पॉइंट होते हैं, जैसे कि वित्त हो गया, पंचायत हो गया, विदेश हो गया, रक्षा हो गया, कृषि हो गया, ये सारे जो क्षेत्र हैं इनको बांटा गया। कहा गया कि रक्षा को केंद्र सरकार देखेगी, कृषि को राज्य सरकार देखेगी, विदेश को केंद्र सरकार देखेगी, पंचायत को राज्य सरकार देखेगी। तो इस तरह बांटा गया ताकि जो राज्य की सरकार है वो अपना काम करे, केंद्र की सरकार अपना काम करे। अब इसमें से कुछ चीज़ों को समवर्ती सूची में भी रखा गया। समवर्ती सूची कहने का ये मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर राज्य और केंद्र दोनों को अब पावर है कानून बनाने का। जो पहले कानून बना देगा उसको माना जाएगा, लेकिन अगर बाद में केंद्र की सरकार कानून बनाती है या फिर उससे संबंधित केंद्र का कोई कानून है तो केंद्र वाले को ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया अवशिष्ट शक्तियाँ, जैसे कि वो शक्तियाँ जिसके बारे में संविधान में नहीं बताया गया है वो किसके पास होगा। मान लीजिए कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में उस समय पता नहीं था कि इस तरह के भी अपराध हो सकते हैं, तो इस तरह के लिए आप देखेंगे कि अवशिष्ट शक्तियां बनाई गई हैं। और अवशिष्ट शक्तियों में आप देखेंगे कि ये केवल संघ को है, यानी कि संसद को। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भले ही एक पीएम होते हैं, बाकी सीएम होते हैं, सबको अपना अपना पावर है, लेकिन ज़्यादा पावर पीएम को मिला है, केंद्र को मिला है, और ये हमने लिया है कनाडा से। अगला है कि एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक, जहाँ पर अब बात होगी कि इतना पैसा निकाल लेना है, वहाँ देना है, तो धन विधेयक को पहले आप पेश करेंगे केवल लोकसभा में। आप राज्यसभा में पेश करेंगे लेकिन केवल एक दिखावे के लिए, केवल राज्यसभा उस पर कोई सुझाव दे सकती है, उस पर कोई चेंज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है।
जो सरकार में मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होता है, तो इसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि सरकार गिरेगी तो केवल प्रधानमंत्री के लिए ही गिरेगी, उसमें जो सभी मंत्री होते हैं और पूरी मंत्रिमंडल, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही हैं, तो ये पूरा जो मंत्रिमंडल होगा ये लोकसभा में जवाबदेह होगा। अब आप देखेंगे कि कुछ सरकारों में ऐसा होता है कि जब पूछा जाएगा वित्त मंत्री से सवाल तो जवाब देंगे रक्षा मंत्री, जो कि उनका ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना पड़ेगा, इनको भी देना पड़ेगा। रक्षा वाले को अपना जवाब देना है, वित्त वाले को अपना जवाब देना है। तो ये है सामूहिक उत्तरदायित्व। सीजीएल का ये क्वेश्चन है। भारतीय संसद के द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? जो भारतीय संसद थे यहाँ पे दल बदल विरोधी विधेयक कब लाया गया था, ये पूछा गया है। देखिए पहले होता क्या था, ये चीज़ें हम कई बार आपको बता चुके हैं। पहले होता क्या था कि 200 सीटें हैं, ठीक है, 200 सीटें, चाहे आप केंद्र में मान लीजिए चाहे राज्य में मान लीजिए, किसी राज्य में। अब होगा क्या कि यहाँ पर 3 पार्टियाँ हैं और बाकी निर्विरोध लोग हैं, ठीक। निर्विरोध लोग तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब होता क्या है कि इसमें से एक पार्टी ने 90 जीत लिया, दूसरी पार्टी ने 70 जीत लिया और तीसरी पार्टी ने, इसको थोड़ा कम करिए, 60 जीता और तीसरी पार्टी ने 50 जीता और जो निर्विरोध लोग हैं 20 सीटें हैं, ठीक है। हो गया, हमको लग रहा है कि 200। अब यहाँ पर 200 में से सरकार बनाने के लिए चाहिए 101। अब 101 किसी के पास नहीं है। अब इन्होंने इस सिंबल पे लड़ा था, इन्होंने इस सिंबल पे लड़ा था, इन्होंने इस सिंबल पे लड़ा और इन्होंने इस तरह के सिंबल पे लड़ा, तो बहुमत किसी के पास नहीं है। लोग मिलना नहीं चाहते हैं तो सरकार बनेगी नहीं। अब लोग क्या करते थे कि जो इसमें बड़ी पार्टी वाले हैं या फिर छोटी ही पार्टी वाले हैं, इसमें से 40 लोगों को, 45 लोगों को खरीद लेते थे, ठीक। या फिर आप इसी में से, ये 70 वाले हैं तो इसी में से खरीद लिए। तो ये मनमानी चलता था, लोग आसानी से दल बदल कर लेते थे। लेकिन जब इसके लिए कानून बनाया गया लगभग 1985 में और 52वां संविधान संशोधन लाया गया, तो उसमें कहा गया, इसको तत्काल 1 मार्च 1985 से लागू कर दिया गया था। देखिए कहा गया कि इसमें से कम तिहाई लोग आने चाहिए। अगर किसी भी पार्टी से तिहाई से कम लोग आएंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो इसको बुलाया गया था 1985 में, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? जैसे जो विधायिका है, जहाँ पे विधायक लोग होते हैं, तो वहाँ पे विधायिका को आप देखेंगे तो ये राज्य सरकार पे है। और अगर केंद्र में इसी को क्या कहेंगे तो इसको संसदीय सरकार कहेंगे। तो संसदीय सरकार हमारे यहाँ ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप देखेंगे राज्य में तो मुख्यमंत्री ज़्यादा पावरफुल है, हालांकि इनसे बड़े हैं गवर्नर, लेकिन उनको उतना पावर नहीं है। केंद्र में देखेंगे तो पीएम ज़्यादा पावरफुल है, प्रेसिडेंट को उतना पावर नहीं है। इंडिया में लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है? पूछा गया है कि अगर लोकतांत्रिक देश है तो उसमें विधायिका लोकमत को प्रभावित कर रही है, तो किस तरह से प्रभावित कर रही है? तो जैसे कि कोई एक सरकार है, काम कर रही है, ठीक। अब एक बार ये सरकार रही, अगली बार हट गई, दूसरी सरकार आ गई, तीसरी बार दूसरी आ गई। लेकिन अगर एक सरकार 2 बार आ गई, 3 बार आ गई, तो जाहिर सी बात है कि लोग इसके काम से खुश हैं, यानी कि ये लोग के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण की बात की गई है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 मार्च 2010 को एक विधेयक लाया गया और वहाँ पे कहा गया कि इनकी संख्याएं होंगी 33%। कब लाया गया ये आप जान लीजिए, 2010 में 9 मार्च यूपीए की सरकार थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा तो पूछा जाएगा। पर्यावरण संरक्षण बिल लाया गया था 1986 में और इसमें क्या कहा गया कि पर्यावरण को संरक्षण करने का काम होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। साधारण विधि का मतलब क्या है? जब हम साधारण विधि कहते हैं, जैसे कि एक होता है कि एक बहुमत से, एक होता है साधारण विधि से। तो साधारण विधि कहने का ये मतलब है कि सरकार के द्वारा कोई लागू करा दिया गया वाला कानून हो तो इसको कहेंगे साधारण विधि। और एक होता है जिसमें राष्ट्रपति एक साइन कर देते हैं और वो कानून बन जाता है, तो उसको हम साधारण विधि नहीं कहते हैं। अगला है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है?
जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में जो संसद है उसमें 2 सेशन होते हैं, एक लोकसभा का, एक राज्यसभा का। लोकसभा में 550 लोग हो सकते हैं, राज्यसभा में 250 लोग। लोकसभा में डायरेक्टली लोग चुन करके जाते हैं, राज्यसभा में डायरेक्टली चुन करके नहीं जाते हैं। ये लोग 6 साल के लिए होते हैं, ये लोग 5 साल के लिए। इसको कभी भी भंग किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ये हर 2 साल में 1/3 लोग यहाँ से रिटायर होते रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं अपर हाउस और लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लोकसभा लोअर हाउस। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? जैसे कि जो राष्ट्रपति हैं उनको अगर हटाना हो तो ये कैसे शुरू किया जाएगा? देखिए, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है ये आर्टिकल 61 में बताई गई है। और आर्टिकल 61 में साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति को हटाया नहीं जाएगा। उनको हटाने का केवल एक ही कारण होगा, संविधान का अतिक्रमण। मतलब अगर संविधान के थ्रू राष्ट्रपति नहीं चलते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा और कोई तरीका उसमें हटाने का नहीं बताया गया है। हटाने के लिए संसद के 2 सदन होते हैं, उसमें से किसी भी सदन में कार्रवाई की जा सकती है। अब इसमें क्या है कि जब कार्रवाई करनी होगी तो 14 दिन पहले उनको लिखित सूचना देनी होगी। लिखित सूचना देने से वो अपना बचाव कर सकते हैं लोकसभा या फिर राज्यसभा में आकर के। जो भी लोग उपस्थित होंगे उनके 2/3 मेजॉरिटी से इनको अब बिल पास कराना पड़ेगा हटाने का। अगर पहले लोकसभा में कराया गया तो बाद में राज्यसभा में कराना पड़ेगा, पहले राज्यसभा में कराया गया तो पहले लोकसभा में बाद में कराना पड़ेगा। अगला है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, कब लाया गया? अब 2005 तो आप जानते ही होंगे, लेकिन 2005 का डेट पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन में। तो अगर आप डेट की बात करें तो ये लिया गया था जून के महीने में। और अगर जून का महीना देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन है, 15 जून 2005। और 22 जून को राष्ट्रपति इस पर साइन किए थे। उसके बाद से इसे पावर में आ गया। अगला है कि यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? बताइए। ये पारित किया जाएगा आपके राज्यसभा के द्वारा, क्योंकि ये राज्य सूची की बात हो रही है। राज्य सूची के बारे में राज्यसभा को भी अच्छी खासी पावर है। अगला है, लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। और इसके आगे और पीछे के सारे वीडियो देखने के लिए डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें, वीडियो, PDF, टेस्ट सब मिल जाता है बिल्कुल फ्री में। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल 75 में बताया गया है। और आर्टिकल 75 में ये बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब राष्ट्रपति जब किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर रहे होंगे तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर हो, ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर हो, वो किसी का भी मेंबर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसमें से वो किसी का भी मेंबर ना हो, लेकिन लोकसभा का मेंबर चुने जाने योग्य हो। चुने जाने योग्य कहने का क्या मतलब है? 25 साल उम्र हो, पागल दिवालिया ना हो, भारत का रहने वाला हो, इस तरह अगर ये सारी कंडीशन है तो एक आम व्यक्ति को भी उठा करके प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है कुछ दिनों के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर उनको किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। कई जगह आप देखते हैं जहाँ पे केवल विधानसभा है, वहाँ पे जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं वो लोग खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं, कहते हैं कि हम सबके लिए वोट मांगेंगे। और जब उनकी सरकार, जैसे कि 300 सीटों में से 160 सीटें जीत करके उनकी सरकार बन गई, तो अब वो खुद CM बन जाते हैं। खुद विधायक नहीं है लेकिन CM बन गए। अब अपनी किसी सेफ सीट को, जो कि उनका विधायक होगा, उससे इस्तीफा दिलवाएंगे और उस सीट पे खुद लड़ जाएंगे। 6 महीने के अंदर अंदर बन जाएंगे विधायक। तो ये होता है राज्य में। केंद्र में भी सेम इसी तरह की प्रक्रिया होती है। निम्न में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? आप क्वेश्चन पूरा पढ़ा करिए, बहुत लोग इतना पढ़ के चले जाते हैं कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में है, ठीक है? तो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ने से भी कई सारी गलतियां हो जाती हैं। देखिए, धन विधेयक के बारे में ये कहा गया है कि धन विधेयक को, ठीक है, 110 आर्टिकल में बताया गया है और कहा गया है कि इसको केवल और केवल लोकसभा में पहले पेश किया जाएगा, ठीक है? तो आप देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। धन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, केवल आप लोकसभा में करेंगे। और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सही नहीं है उसी को आप बताइए।
तो ये सही नहीं है और यही इस क्वेश्चन के लिए उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वही बताना था। अब आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला है कि निम्न में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना? कौन सा है इनमें से? देखिए यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं, तो अगर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सीधे प्रधानमंत्री तो कई लोग हैं, ठीक है, मोदी जी भी हैं, चरण सिंह भी हैं, तो इस तरह कई लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि पहले, तो ये है चरण सिंह, ठीक है। चौधरी चरण सिंह पहले मुख्यमंत्री बने, बाद में प्रधानमंत्री बने, और ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। आप देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में इनको प्रधानमंत्री भी बनाया गया। अगला है कि निम्न में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजय दिलाई थी? गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 में इंदिरा गांधी ने। अगला है कि संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। संविधान में अगर कोई बदलाव करना है तो ये आर्टिकल 368 के थ्रू किया जाता है, और 368 में क्लियर कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन से, लोकसभा या फिर राज्यसभा से आप इसको शुरू कर सकते हैं। हाँ, आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। अगला है कि प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य के द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श करने हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? प्रश्नकाल के बाद, ठीक है, प्रश्नकाल के बाद नहीं, प्रश्नकाल में नहीं, प्रश्नकाल के बाद, तो इसको हम कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन प्रधानमंत्री करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन इस का मतलब कि नहीं है, तो ये है राष्ट्रपति, क्योंकि ये तो इसके चेयरमैन हो जाएंगे और ये लोग उसके सदस्य हो जाएंगे। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला है कि कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये से कम कर दी जाए तो उसको क्या कहते हैं? जब मांग की राशि में 100 रुपये से कम की कमी होती है तो इसको हम कहते हैं टोकन कट, ठीक है, और टोकन कट को आप कह सकते हैं सांकेतिक कटौती। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति का प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? तो ये है लोक लेखा समिति, सार्वजनिक लोक लेखा समिति, इसको हम प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपसे ये पूछा जा चुका है। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के बारे में आर्टिकल 84 में बताया गया है, और वहाँ पे कहा गया है कि जो विधानसभा के चुने गए सदस्य होंगे उनके द्वारा जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनका चुनाव किया जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की, तो यहाँ पर मैक्सिमम 250 लोग हो सकते हैं। यूपी जो कि सबसे बड़ा स्टेट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग चुन करके जाते हैं। और आप देखेंगे कि राज्यसभा का जो एक मेंबर होता है 6 साल के लिए चुना जाता है, और जो राज्यसभा है ये एक अस्थाई सेशन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला है कि संसदीय स्वरूप की सरकार में, जैसे संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? जैसे इंडिया की बात करें, यहाँ पे संसदीय सरकार है, तो यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे जो कार्यपालिका होती है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब कि कुछ भी काम होगा, कुछ भी दिक्कत होगी, तो जो कार्यपालिका प्रमुख है उनको विधानमंडल में जाकर के जवाब देना पड़ेगा। अब कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट लेवल पे प्रमुख होता है सीएम, और सेंट्रल लेवल पे प्रमुख होता है पीएम। क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2016 में ये पूछा गया था। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसको प्राप्त है? जैसे देखिए, जो जिन जातियों को ज़्यादा रिजर्वेशन की बात होती है या फिर जिनको थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए बात की जाती है तो उनको शेड्यूल कास्ट के श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अगर किसी जनजाति को उसमें से निकालना हो तो पूछा गया है कि ये पावर किसके पास है? अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ये होगा संसद, क्योंकि राष्ट्रपति से भी ज़्यादा पावरफुल होता है संसद। सुप्रीम कोर्ट और संसद पावरफुल दोनों होते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने जगह पे होते हैं। सीजीएल टायर 1 का ये क्वेश्चन है। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा में होते हैं 550 लोग,
इनका चुनाव होता है 5 साल में, चुन करके जब आते हैं 540 या फिर जितने भी लोग, इनमें से चुनाव होता है। चुन करके आने के बाद जिसको ज़्यादा मत मिलता है उसको वो बनता है लोकसभा का स्पीकर। और अगर लोकसभा के स्पीकर को हटाने की बात आती है तो ये बताया गया है आर्टिकल 94 में। आर्टिकल हम हर जगह आपको बताते जा रहे हैं ताकि आप इसमें से कुछ भी याद ज़रूर रखें। आर्टिकल याद रखने से आपका जब क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बनेगा तो वहाँ इसको पूछा जा सकता है। देखिए, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना होगा तो लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा और अगर वो पारित हो जाता है, ठीक है, अगर वो पारित हो जाता है तो मान लिया जाएगा कि लोकसभा के स्पीकर हट गए। हालांकि यहाँ पे कई सारी कंडीशन है, 14 दिन पहले आपको उनको बताना पड़ेगा। बहुमत से आप उनको हटा सकते हैं। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? लोकसभा सचिवालय के बारे में आप पढ़े होंगे। जो अधिकारी होते हैं लोकसभा के कार्यकाल को जो देखते हैं अधिकारी, तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष कौन है और ये कहाँ से चुन करके आए हैं। अगला है कि सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? जैसे कि कोई सांसद जी जीत करके आ गए, उन पर ये मामला उठने लगा है कि ये योग्य नहीं है, तो इस तरह के विवादों का फैसला कौन करेगा? तो इस तरह के विवाद में देखिए होता क्या है कि अयोग्य मतलब क्या? अब ऐसा थोड़ी है कि वो नेताजी बनने लायक नहीं है। अगर आप भारत में देखेंगे तो मैक्सिमम लोग वैसे ही नेता हैं जो जिनको पढ़ने का ज्ञान नहीं है, थोड़ी कम नॉलेज है या फिर इस तरह के लोग। तो अयोग्यता से पढ़ाई और शिक्षा का बिल्कुल मतलब नहीं है, खास करके भारत में। लेकिन अयोग्यता कहने का ये मतलब है कि जैसे कि आपको पता होगा कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून लाया गया। कोई भी व्यक्ति 1/3 से कम लोगों के साथ अगर किसी और दल में जाएगा तो दल बदल का कानून लगेगा। तो यहाँ पे दल बदल अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आप पे अयोग्यता का नियम लगता है और ये होता है चुनाव आयोग का परामर्श लेकर के राष्ट्रपति दल बदल कानून पे कार्रवाई कर सकता है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? भारतीय संसद सबसे बड़ी कमेटी कहने का ये मतलब है कि जिसमें ज़्यादा लोग होंगे, वो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी कमेटी होगी। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन, सार्वजनिक, संयुक्त, सारी कमेटियाँ होती हैं। इसके अलावा भी कई कमेटियाँ होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी होती है ये होती है प्राक्कलन समिति। सीजीएल टायर 1 2016 का ये क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन बताने के बाद 2 से 3 सेकंड जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उस समय अगर आप चाहें तो अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो हम जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं, आपके टाइम को बर्बाद ना करते हुए, इसलिए, और ताकि आपको फ़ायदा भी मैक्सिमम हो। भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? भारत में जो राजकोषीय नीति क्या होगी, कहाँ पर कितना टैक्स लगाया जाएगा, कहाँ पर किसको लोन देने की ज़रूरत है, तो ये सब तय करने का अधिकार किसके पास होता है? वित्त मंत्रालय को। और वित्त मंत्रालय में एक वित्त मंत्री होते हैं और इसके अलावा वित्त सचिव भी होते हैं। सीजीएल टायर 1 2016 का ये क्वेश्चन है। लोकसभा स्थगित करने का आदेश किसे कहते हैं? लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है, तो ये आदेश देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। हालांकि ये अपने मन से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के सलाह और कैबिनेट के लिखित आश्वासन पे मिलने के बाद ही जो राष्ट्रपति होते हैं लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं, मतलब कि ख़त्म। सीजीएल टायर 1 और एक बार और ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? अब देखिए, इस तरह के अगर आप राजनीतिक स्तर पे सोचेंगे तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। अगर आप प्रश्न पे जाएंगे कि विशेषाधिकार, तो ये होता है, अगर इस तरह का मामला है तो उसको हम कहते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव। कोई भी मेंबर है कुछ भी सवाल पूछ सकता है और अगर उसको लगता है कि जो मंत्री जी बता रहे हैं उसमें कुछ गलत है या फिर सही नहीं है तो विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा में जब बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है ये कहा गया है, ये पूछा गया है, बताइए। तो इसके लिए सही उत्तर होगा लोकसभा का स्पीकर। देखिए, लोकसभा में जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा। लेकिन राज्यसभा में अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है।
वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं और स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अगर दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा का एक संयुक्त सेशन बुला दिया जाए, सबको एक साथ बैठा दिया जाए, तब इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? तब करेंगे लोकसभा के ही अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्रवाई चलती रहे? देखिए होता क्या है कि जब सेशन शुरू होने वाला होता है किसी भी सदन का, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले से ही अध्यक्ष आकर के बैठे होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं वो आकर पहले से नहीं बैठते हैं। उसमें देखा जाता है कि कितने मेंबर आ रहे हैं, कोई 2 मिनट बाद पहुँचा, कोई 4 मिनट, कोई 10 मिनट। तो वहाँ पे होता है एक शब्द गणपूर्ति या फिर कोरम, ठीक है। अब कोरम पूरा होना चाहिए, जब तक कोरम पूरा नहीं होगा तब तक जो उसके स्पीकर हैं तब तक नहीं बैठते हैं, वो अंदर बैठे रहते हैं अपने चैम्बर में। तो कोरम को क्या कहते हैं? ये होता है कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। अब 550 लोग लोकसभा में है तो कोरम हो गया 55, कम से कम 55 लोग आने चाहिए दल, किसी भी दल से, कुल मिलाकर के 55। अगर राज्यसभा की बात करें तो 25 लोग होने चाहिए। यूपी जैसे विधानसभा की बात करें 403 तो लगभग 40 लोग होने चाहिए। किसी छोटे जगह की बात करें जहाँ पे 60 ही सीट है तो 6 लोग होने चाहिए। इतने लोग कम से कम उपस्थित होंगे तब जाकर के उसकी कार्रवाई शुरू की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? संघीय सरकार की शाखा कुल मिला के होती है 3, और 3 में से जो पहली होती है विधायिका होती है, दूसरी न्यायपालिका होती है और तीसरी कार्यपालिका होती है, ठीक। तो यहाँ पे जो मीडिया है ये संघीय सरकार की शाखा नहीं है। हालांकि अगर आप भारत में देखेंगे तो गोदी मीडिया करके एक शब्द काफ़ी प्रचलन में है, मतलब कि कई सारे मीडिया हैं जो कि सरकार की ही इशारे पे काम करती हैं, पहले भी और अब भी। तो यहाँ पे संघीय सरकार में ये 3 लोग ही शामिल होते हैं। मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है अगर वो सही से काम करे तब। अगला है कि धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? सबसे पहले अगर धन विधेयक होगा तो क्या करना होगा? धन विधेयक के लिए सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट की परमिशन मिलनी चाहिए। प्रेसिडेंट की परमिशन मिल जाएगी तब आप धन विधेयक ला सकते हैं, लेकिन केवल और केवल लोकसभा में लाएंगे, पहले लोकसभा में, बाद में राज्यसभा में। राज्यसभा को उतना पावर भी इस मामले में है नहीं। भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीने तक के लिए होती है? चुनाव के साल को अगर छोड़ दिया जाए तो बताइए। तो ये होता है 2 महीने तक, ठीक है, केवल 2 महीने तक होता है ऐसा। और देखिए 2 महीने कहने का क्या मतलब है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है लेखानुदान धन से, मतलब कभी भी कोई पैसा निकालना हो तो संसद की परमिशन लेकर के उसको एक बिल पास कराना होता है। 2 महीने के अंदर अंदर आप निकाल सकते हैं। अगर 2 महीने के बाद निकालना है तो फिर से आपको एक बिल पास करानी पड़ेगी। महाराष्ट्र में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पूछा गया है। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 19 है। अगर आप देखेंगे कि इस समय राज्यसभा में तो वैसे तो 250 लोग हैं, लेकिन 245 लोग ही चुन करके जा पाते हैं, जिसमें से 245 में से भी 233 लोग चुन करके जाते हैं। 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें कितनी है? लोकसभा वाली बात की गई है। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो ये है 42, यूपी में है 80। तो आप बताइए बिहार में कितनी है? ठीक है, बिहार में कितनी है लोकसभा की सीटें, ये आपको बताना है। सीजीएल टायर 1 का ये क्वेश्चन है। उड़ीसा में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? देखिए, जब भी आपका कोई स्टेट का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ के आसपास के जितने भी स्टेट होंगे, अगर यूपी का हो रहा है, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये सारी सीटें आपको पता होना चाहिए। वैसे तो सबका पता होना चाहिए, लेकिन कम से कम इतनी तो पता ही होनी चाहिए। उड़ीसा में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो कुल मिलाकर के 10 सीटें हैं। अगर आप देखेंगे कि यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं तो 31 हैं। इसके बाद किसका नंबर आता है? तो महाराष्ट्र का कितना है? 19 है। उसके बाद किसका नंबर आता है? तमिलनाडु का कितनी है? 18 है। इनमें से कौन से संसद का सत्र है? संसद के सत्रों का नाम लिखा गया है। देखिए, संसद में कुल मिलाकर के 3 सेशन होते हैं। पहला बजट,
जो कि फरवरी से मई तक होता है, मतलब ये 2 बार में होता है जिसमें बजट पेश किया जाता है। दूसरा होता है मानसून, जो होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक। और तीसरा और अंतिम होता है शीतकालीन, जो कि नवंबर दिसंबर में होता है। अगर इसके अलावा भी राष्ट्रपति को लगता है कि कोई सेशन बुलाना चाहिए तो राष्ट्रपति बुला सकता है सरकार की इच्छा से। इसके अलावा संयुक्त सेशन भी कराया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली तौर पे ये तीनों होते हैं, यानी कि आपका उत्तर होगा सभी विकल्प सही हैं। अगला है कि भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी। सबसे पहले लोकसभा कब आई थी? आपको पता है कि 1951 में चुनाव होना शुरू हुआ, लेकिन ये चुनाव काफ़ी लंबा चला, 1952 तक चला। और जो पहली लोकसभा आई थी ये आई थी 1952 में। देखिए, आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो, और इसके बाकी के पार्टों को या फिर PDF के लिए ऐप डाउनलोड करना चाहिए फ्री में आपको, और उसमें सारी मटेरियल मिल जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है। लोकतंत्र में दबाव समूह कई सारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और आप देखेंगे कि राजनीतिक दबाव समूह का ये मतलब है कि लोगों के काम के लिए सरकार पे दबाव डालना, जन हितार्थ काम के लिए सरकार पे दबाव डालना। ये क्वेश्चन स्टोनो का है, SSC स्टोनो। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद आर्टिकल 75 में इसके बारे में बताया गया है, और कहा गया है कि इसको निर्धारित करने का पावर है ये केवल राष्ट्रपति के पास होगा। हालांकि ये प्रधानमंत्री के सलाह पर ही होगा, लेकिन राष्ट्रपति ही करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? जैसे अगर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं तो कौन सा एक आधार नहीं है जिसको वो नहीं बना सकते हैं? जैसे किसी देश से युद्ध हो रहा है तब तो बिल्कुल आपातकाल लगा सकते हैं। देश में कहीं विद्रोह हो गया, लोगों ने शस्त्र उठा लिया सरकार के खिलाफ, हथियार उठा लिए, तब वो आपातकाल लगाया जा सकता है। कहीं किसी देश ने हमला कर दिया तब आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन आंतरिक अशांति हो तो इसको लेकर के आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। आंतरिक अशांति मतलब कि सब कुछ ठीक ना होना। तो देखिए, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह दो अलग अलग चीज़ें हैं। विद्रोह मतलब कि, और शस्त्र के साथ विद्रोह मतलब कि लोग बंदूक भाला लेकर के रोड पे आ गए हैं, बस मार काट रहे हैं, तो उस समय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? केंद्रीय बजट की तैयारी कौन करता है, उसकी प्रस्तुति कौन करता है? वित्त मंत्री जी करते हैं, और आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है वो इसकी तैयारी करता है। अगला है कि एक नया राज्य अगर बनाना हो तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन ये किस तरह का संशोधन होगा? क्या ये साधारण होगा, 2/3 होगा? ये पूछा गया है। जब भी एक संविधान के तौर पे एक नया राज्य बनाना हो तो एक साधारण बहुमत से आप उसको पास करा सकते हैं। जैसे कि लोकसभा में 550 लोग हैं तो मैक्सिमम 250 से अधिक लोग इसके समर्थन में मतदान करें, तब आप उसको एक राज्य के तौर पे किसी भी जगह को दे सकते हैं मान्यता। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? यह है आपके विकल्प, और 2 सेकंड में आपको बताना होगा। देखिए, यहाँ पर राज्यसभा के रूप में मनोनीत होने वाली, तो इनका नाम है रुक्मिणी देवी अरुणडेल। और आप देखेंगे कि राज्यसभा में मैक्सिमम 250 लोग होते हैं, इसमें से 233 लोग चुन करके आते हैं, जिसमें से उसके बाद 12 लोगों को मनोनीत करने का जो पावर होता है ये राष्ट्रपति के पास होता है। और उसी तरह रुक्मिणी देवी अरुणडेल को मनोनीत किया गया था। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? क्या मतलब है, क्या काम होता है उसका? बजट पास करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण, शांति बनाना, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कानून बनाना। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो विधानसभा, और सेंट्रल लेवल की बात करें तो लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा कभी भी? यहाँ पर आपको कुछ नाम दिख रहे हैं, तो पूछा गया है कि बताइए कि कौन इनमें से कभी भी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा। तो देखिए, मीरा कुमार भी रह चुकी हैं, ये अभी लेटेस्ट में रही थी 2009 से 14 तक। बलराम जाखड़ भी रहे, और अगर हम बलराम जाखड़ की बात करें तो ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहे थे, करीब 80 से लेकर के 89 के आसपास रहे। चंद्रशेखर ये PM रहे, और बाल योगी भी स्पीकर रहे, यानी कि सही उत्तर होगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर कभी भी स्पीकर नहीं रहे,
ये पीएम रहे। निम्न में कौन सा राज्य राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या को भरता है, मतलब कि कहाँ से अधिकतम लोग जाते हैं राज्यसभा में, क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश से जाते हैं 11 लोग, महाराष्ट्र से जाते हैं 18 लोग, राजस्थान से जाते हैं 10 लोग और यूपी से जाते हैं 31 लोग। अब आप खुद ही बता सकते हैं। चलिए लोकसभा बताते हैं, तो एक हम बताते हैं, एक आप बताइएगा। लोकसभा यूपी का 80, राजस्थान का लोकसभा कितना होता है, या फिर महाराष्ट्र का या फिर मध्य प्रदेश का, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? देखिए, अविश्वास का क्या मतलब है कि जो सरकार है अब वो उसके पास बहुमत नहीं है, तो ये ला सकते हैं अगर केंद्रीय लेवल पे बात करें तो केवल और केवल लोकसभा में। उसी तरह अगर हम राज्य लेवल पे बात करें तो केवल और केवल विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? बाकी तीनों सही हैं और एक सही नहीं है, और वही आपको बता देना है। तो लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, बिल्कुल। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, बिल्कुल। लोकसभा अस्थायी सदन है, बिल्कुल गलत। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन में कहा गया था कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर तीसरा, मतलब लोकसभा एक अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, क्योंकि 5 साल या फिर उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? राज्यसभा के लिए स्टार्टिंग में ही हमने बताया था, अधिकतम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? राज्यसभा के लिए अधिकतम सीटें, सही उत्तर होगा 250। अगर यही लोकसभा से पूछे तो 552। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, वही पूछा गया है। ये होता है 25 साल। राष्ट्रपति के लिए कितना होता है? चलिए ये भी हम बता देते हैं, 35 साल। राज्यपाल के लिए कितना होता है? 35 साल। और राज्यसभा का मेंबर के लिए कितना होता है, ये आप बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? लोकसभा के लिए तो देखिए अधिकतम की बात की गई है। अभी हमने आपको बताया कि लोकसभा में वैसे तो 550 लोग होते हैं, लेकिन अधिकतम जब पूछ दे तो ये हो जाएगा 552। अब 552 को अगर आप बांट दें तो इसमें से 530 लोग चुन करके आते हैं स्टेट से, 20 लोग यूनियन टेरिटरी से, और 2 लोगों को नामित किया जा सकता है, हालांकि ये जरूरी नहीं है। तो ये हो जाता है कुल मिलाकर के 552। अगला है कि निम्नलिखित में कौन विधायिका सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? मतलब कि केंद्र की बात हो रही है, कौन अधिसूचना जारी करेगा? तो इस तरह का पावर किसके पास है बताइए। 2 सेकंड में आप अपना उत्तर बता दिया करिए। सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? आप बस भारत की बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। भारत में नए राज्य का गठन कैसे होता है? अगर कोई नया राज्य बनाना हो तो देखिए कहा गया है कि इसमें केवल संसद ही बना सकती है, लेकिन उसका गठन कैसे होगा, किस तरह का बहुमत होगा, या फिर बिना बहुमत के ही? तो ये होता है सरल बहुमत। अब देखिए सरल बहुमत और विशेष बहुमत का क्या मतलब है। सरल बहुमत का ये होता है कि जितने भी लोग हैं उसमें का 50% से थोड़ा सा अधिक मतलब एक अधिक। विशेष बहुमत मतलब क्या होता है? 2/3। जैसे कुल मिलाकर के वहाँ 300 लोग उपस्थित हैं तो कम से कम 200 लोग। और इसका सरल बहुमत कितना होगा? 151। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्राक्कलन समिति यह एक संसदीय समिति है और लोकसभा के लोग इसमें जाते हैं और इनकी संख्या होती है 30। संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है संसद के लिए, तो ये होगा शून्य काल। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? अगर किसी मुद्दे पर वोटिंग हो रही है तो पहले कौन मत नहीं डाल सकता है? जब भी वोटिंग शुरू होगी ये सदस्य वोट डाल सकते हैं, मंत्री जी डाल सकते हैं, लेकिन जो अध्यक्ष हैं ये अपना वोट नहीं डालेंगे। ये अपना वोट तब डालेंगे जब दोनों तरफ का जो
वोट है ये बराबर हो जाए, मतलब 50 लोग हाँ में और 50 लोग ना में, तब इनको मत डालने का अधिकार है, यानी कि पहले नहीं डालेंगे अध्यक्ष। भारतीय संसद के सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? सत्रावसान मतलब शुरू या फिर बंद, तो ये करने का पावर केवल और केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। प्रधानमंत्री सलाह दे सकते हैं, राज्यसभा तो बिल्कुल नहीं, और लोकसभा के अध्यक्ष तो बिल्कुल नहीं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या है? देखिए, उम्र तो कम से कम 30 होनी चाहिए, इसके अलावा भी कई सारी योग्यताएं मांगी जाती है, तो बताइए। देखिए, ये भाग 5 में बताया गया है, और भाग 5 मतलब कि अनुच्छेद 84 है, और यहाँ पे कहा गया है कि वह भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए और वह कम से कम 30 साल की उम्र पूरा कर लिया हो, यानी कि पहला और तीसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा इसके लिए। भारतीय संसद को कम से कम मिलना चाहिए, मतलब भारतीय संसद को मिलना चाहिए कहने का ये मतलब है कितनी बार बैठक होती है वर्ष भर में, ये पूछा गया है। देखिए, वर्ष भर में कुल मिलाकर के कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए, और ये 3 या फिर 4 बार भी कराई जा सकती है, लेकिन कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदा किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है? अगर कोई सदस्य है और उसको मतलब कि हटा देना है सदन से, तो कितने दिन तक नहीं आया है लगातार, तो उसको हटाए जाने का अधिकार होगा। ये होता है 60 दिन। अगर कोई सदस्य बिना बताए 60 दिन तक गायब है तो उसको उससे निकाला जा सकता है। ये CHSL का क्वेश्चन है। भारत में प्रायः 3 संसदीय सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, और तीसरे वाले का क्या नाम है वही आपको बताना है। देखिए, अनुच्छेद 101 में बताया गया है इस तरह के बारे में, और यहाँ पर जो 3 सेशन होते हैं उसमें से पहला होता है बजट, दूसरा मानसून और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। ये भी CHSL का क्वेश्चन है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है, मतलब बुलाता है? अब देखिए, संयुक्त बैठक के बारे में कई क्वेश्चन पूछी जाती है। कहाँ से हमने ये सिस्टम लिया है? तो ये हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। और इसको कौन बुला सकता है? तो इसको राष्ट्रपति बुला सकते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। तो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो अगला है कि कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? मतलब आप देखेंगे कि जब धन विधेयक लाया जाता है तो राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन कौन है जिसमें राष्ट्रपति की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका साधारण विधेयक। वित्त विधेयक या फिर धन विधेयक को आपको प्रेसिडेंट की सिग्नेचर जरूरी है, और सबसे पहले आप उसको लोकसभा में ही लाएंगे। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती हैं? कि किस आर्टिकल में बताया गया है कि शपथ में क्या होगा क्या नहीं होगा? तो ये है आपका अनुच्छेद 75, और यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा इन लोगों को शपथ दिलवाया जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषय पर संसद के द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं या फिर प्रवृत्ति में नहीं रहते? मतलब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, उस समय उसके लिए संसद कानून बनाती है, लेकिन जब आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन हटेगा तो जो कानून संसद ने बनाए थे वो कुछ समय बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। तो कितने समय बाद निष्क्रिय होंगे ये पूछा गया है। तो उत्तर है 6 महीने। सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? किस अंग में? ये होता है विधायिकी। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो विधानसभा, केंद्र लेवल की बात करें तो लोकसभा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करने के साथ इस ऐप को डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।